नमस्कार साथियों, अनअकैडमी के हिंदी ऑडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपके सामने टॉपिक है किस आयु के पश्चात प्राथमिक स्कूली शिक्षा प्रारंभ होनी चाहिए। ये एक ऐसा विषय है जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर अगर आप पिछले कई सालों के सवाल देखोगे तो सवाल भी बहुत सारे पूछे जाते हैं और अपने आप में इस टॉपिक का महत्व ये भी है कि अगर आप सोसाइटी वाले टॉपिक को देखते हैं, है ना, यानी कि समाज और समाज के साथ साथ सामाजिक न्याय, तब आपको ये विषय मिल जाएगा। इसके अलावा इस बार का जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ था, अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो आपने एक क्वेश्चन देखा होगा। क्वेश्चन मैं एक बार आपके सामने पढ़ करके बता देता हूं। प्रश्न पूछा गया है कि बच्चे को दुलारने की जगह या दुलारने की जगह अब मोबाइल फोन ने ले ली है, बच्चे के सामाजिकरण पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। इसके अलावा एक समाज से जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि भारतीय समाज में नव युवतियों में आत्महत्या क्यों बढ़ रही है। तो ये प्रश्न आपको बताने का मेरा मकसद यही है कि सवालों की पूछे जाने की जो प्रकृति है अब वह काफी ज्यादा बदलती जा रही है और काफी ज्यादा व्यावहारिक होती जा रही है। यानी कि आपके आसपास जो खबरें चल रही हैं आप उनको छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते और आपको बढ़ना भी नहीं चाहिए। तो एक प्रश्न आपके सामने जो टॉपिक में लिखा हुआ है कि किस आयु के पश्चात प्राथमिक स्कूली शिक्षा प्रारंभ होनी चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए आज इस पर चर्चा करेंगे। तो खबरों में ये बात क्यों आई, किस तरह से आई, इस पर बात करते हुए समझेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसे आप एनईपी कहते हैं, 2020 क्या कहती है इसके संबंध में। एक है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, आपने पढ़ा होगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट, आरटीई एक्ट 2009 का है। वो क्या प्रावधान करता है, वो किस तरह से इस पूरे मुद्दे को देखता है, क्या उसमें कोई ऐसी बात कही गई है कि आखिरकार किस उम्र तक के बच्चे को शिक्षा दी जानी चाहिए, या हम कहें कि शुरुआती स्तर पर जब आप देखते हो कि कोई कोई बच्चा कक्षा 1 में गया है तो कक्षा 1 में जाने के लिए किस उम्र का हम निर्धारण करें कि बच्चे को एडमिशन दे दिया जाए क्लास 1 में। ठीक है, तो एक रिसर्च इस पर की गई है और रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च में कई सारा डेटा है जो इसके संबंध में बताता है, क्योंकि देखिए कोई भी बात ऐसे कह देना और रिसर्च के थ्रू कहना, दोनों में अंतर होता है। तो वैश्विक स्तर पर क्या क्या मानक है, अगर आप जापान जैसे देश, पूर्वी एशियाई देश, यूरोपीय देश, यूएसए, ब्रिटेन या फिर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को देखते हैं, उसमें क्या मानक चल रहे हैं, वो लोग किस तरह से चीजों को देखते हैं, और एक निष्कर्ष के साथ फिर आज के इस टॉपिक को पूरा कर लेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी जरूरी जानकारी आप सभी के लिए। फाउंडेशन बैच 2025 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जल्दी शुरू किया जा रहा है, या हम कहें शुरू कर दिया गया है 17 नवंबर से। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो और अपनी तैयारी कहीं बेहतर कर सकते हो, क्योंकि तैयारी के दौरान बहुत सारे डाउट आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं जिसका उत्तर दे पाना मुश्किल होता है। तो आप उसका उत्तर कैसे दे पाओगे ये समझना है, और एजुकेटर्स के साथ जुड़ करके, सीख करके, डाउट सॉल्व करके, नए तरीकों को कुछ आप इजाद करोगे, कुछ एजुकेटर आपको सिखाएंगे, आप आगे बढ़ पाओगे। अगला क्या है, एक स्कॉलरशिप शुरू किया गया है, अल्ट्रा कॉम्बैट अनअकैडमी यूपीएससी अल्ट्रा कॉम्बैट यूपीएससी सीएसई 2024 से 2026 तक के लिए है ये। ठीक है, तो इससे 26 नवंबर से शुरू हो रहा है और आप इससे जुड़ करके अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाओगे। इसमें देखिए जो सुविधाएं हैं यहाँ दी हुई है, जिसके जरिए आपको ऑल इंडिया रैंक भी मिलेगी। ठीक है, अगला क्या है, ईएमआई ऑप्शन है। अगर आपको पेमेंट करने में कोई दिक्कत आती है तो आप ईएमआई का चुनाव कर सकते हो और इंस्टॉलमेंट में जो फीस वगैरह है वो आप अपनी पे कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। खबरों में क्यों है, क्योंकि हाल ही में क्या हुआ, देखिए दिल्ली सरकार ने, किसने, दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देशों के विपरीत, केंद्र सरकार के निर्देशों के विपरीत 6 साल से कम उम्र के छात्रों को कक्षा 1 में प्रवेश देना जारी रखा है। तो इसमें एक बात जो लिखी हुई है कि केंद्र सरकार के निर्देशों के विपरीत, यानी ये बात स्पष्ट होती है कि केंद्र सरकार ने ऐसे निर्देश दिए थे जिसके मुताबिक कोई भी बच्चे का एडमिशन 6 वर्ष से कम उम्र में कक्षा 1 में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दिल्ली सरकार में क्या हो रहा है, दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो स्कूल है उसमें कक्षा 1 में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन दिया जा रहा है। अब आप पूछोगे सर क्या दिक्कत है इसमें, 6 वर्ष से पहले तो अमूमन आप लोगों ने भी एडमिशन ले लिए होंगे, और पहले के जमाने में जो 90s के या उसके पहले के विद्यार्थी होंगे उन्हें पता होगा कि सीधे फर्स्ट में ही एडमिशन हो जाता था। अभी तो हम प्री स्कूलिंग के मॉडलों को देखते हैं जहां पर नर्सरी
या आप उसको कई जगह पर प्राइमरी सुनते हैं, फिर LKG, फिर UKG, उसके बाद फिर फर्स्ट में बच्चे जाते हैं। तो ऐसे कई सारे मॉडल हैं। यहाँ पर एक बात आपको ये भी स्पष्ट होगी कि अलग अलग राज्यवार भी इसका आंकड़ा जो है अलग अलग दिखता है। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश से पढ़े हुए हैं तो वहां पर एजुकेशन अलग तरह की थी, अगर आप दिल्ली से पढ़े हुए हैं तो एजुकेशन कुछ अलग तरह की, अगर आप झारखंड से पढ़े हुए हैं तो एजुकेशन की प्रोसेस कुछ अलग तरह से थी। और एडमिशन की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की प्रोसेस का मतलब पुस्तकों का तो जो अलग अलग बंटवारा है वो तो है ही, इसी को कहीं ना कहीं समेकित करने के लिए पूरे राष्ट्र में शिक्षा को एक रूप बनाने के लिए ही जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो प्लान करती है। तो राज्यों से कहा गया है कि NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ आप जुड़े और पूरे देश में जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें एक रूपता लाने का प्रयास करें। क्योंकि अगर ये अलग अलग बना रहा तो इससे ये समस्या ये भी आती है कि जब कोई विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूरी करके किसी दूसरे राज्य की ओर जाता है ना, या किसी दूसरे क्षेत्र में जाता है रोजगार प्राप्त करने के लिए, तो उस क्षेत्र में पहुंचने के बाद उसको अलग तरह की प्रतिस्पर्धाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें उसकी स्किल्स और उसकी एजुकेशन भी दूसरों के प्रति उसकी बाधा को एक तरीके से जन्म देती है, दूसरों के सामने उसको कमतर या अधिकतर भी बना सकती है। ये डिपेंड करता है कि वो किस स्टेट से आया है। तो ऐसी कई सारी समस्याओं को एड्रेस करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, किसमें कहा क्या गया है। देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिया है, किसमें राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, उम्मीद है आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, ठीक है। 5+3+3+4 ये एक फॉर्मूला है, इसमें इसको प्रस्तावित किया गया है और 3 से 8 वर्ष की उम्र तक मूलभूत शिक्षा पर बल दिया गया है। इसका क्या मतलब होता है, देखिए जैसे कोई बच्चा है वो छोटा है, अभी पढ़ने के लिए माँ बाप उत्सुक है उसको पढ़ाने के लिए कि भाई इसको स्कूल भेजना है, तो क्या कहा गया 3 वर्ष तक, जब वह 3 वर्ष का होगा तो आंगनवाड़ी या प्री स्कूल या बाल वाटिका जैसी जगहों पर आप उसको भेज सकते हैं, जहां पर वह 3 से 6 वर्ष तक अपनी प्री स्कूलिंग करेगा, स्कूल जाने के पहले की शिक्षा को प्राप्त करेगा, ठीक है। 3+2 इसलिए इसको आप 5 को डिवाइड कर सकते हो 3+2 में, तो बेसिकली 5 साल और 6 साल, यानी कि 6 वर्ष के बाद ही अब आप उसका एडमिशन फर्स्ट में करा सकते हैं, ठीक है। तो फाउंडेशनल स्टेज है, मल्टी लेवल है, प्ले और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। मतलब क्या हुआ कि अलग अलग स्तर पर, देखिए कोई भी बच्चा जब छोटा है आपने उसके सामने सीधे ले जा करके किताब रख दी या कोई नोटबुक रख दी और उसको पढ़ाना शुरू कर दिया, वो इतना जल्दी उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम कोई मशीन तो रखे नहीं है कि हमने उस बच्चे को लाया, उसका बटन दबाया, उसके अंदर किताब का डेटा फीड करना शुरू कर दिया। पहले उसको उस कक्षा तक पहुंचने के लिए या उस कक्षा से जोड़ने के लिए आप मेंटली प्रिपेयर कीजिए। और अभी आगे जब आप रिसर्चेस को पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि अच्छा यहाँ पर भी कितना अंतर है उन बच्चों के बीच में जिन्होंने 3 से 5 साल के स्तर पर ही पढ़ाई की शुरुआत कर दी, या उन बच्चों की अगर आप तुलना 7 वर्ष की उम्र वाले बच्चों से करें। कई स्कैंडिनेवियाई ऐसे देश हैं जहां पर बच्चों ने 7 वर्ष की उम्र के बाद इस शिक्षा को प्राप्त करना शुरू किया, तो आप इसके नतीजों से चौंकेंगे, क्योंकि उन बच्चों की जो शिक्षा थी या उनके जो सीखने का स्तर था तुलनात्मक रूप से उन बच्चों के जो कहीं पहले आए थे, यानी 5 वर्ष के बाद ही शुरू कर दिया था, उनसे कहीं बेहतर देखने को मिला है, उनसे कहीं अच्छा है ना। तो एक अंतर आपको ये समझ में आता है। अगला क्या है, 5 के बाद +3 है। +3 का मतलब हुआ क्लास 3 to 5 के लिए एज 8 से 11 उम्र होनी चाहिए, यानी आपकी जो उम्र है 8 वर्ष से 11 वर्ष के बीच में। इसमें क्या होगा, आप खेलोगे, डिस्कवरी यानी चीजों को सीखोगे, खोज करोगे, ठीक है, इंटरेक्शन करोगे, क्लासरूम में सीखोगे। उसके बाद अगली है +3। +3 का मतलब जैसे 5+3 और +3 यानी मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में आप कोई भी बच्चा क्लास 6 से 8 तक रहेगा, ठीक है, और उसकी जो एज होगी वो होगी 11 से 14 वर्ष के बीच में। तो इसको आप देखिए कहा गया है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, यानी आप प्रयोगों के माध्यम से सीखेंगे, विज्ञान को जानेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, आर्ट्स पढ़ेंगे, सोशल साइंस पढ़ेंगे, ह्यूमैनिटीज पढ़ेंगे। इन सभी विषयों को पढ़ने के बाद आपकी रुचि जिसमें बनती है, आप आगामी कक्षाओं में या अगले पाठ्यक्रम में सेकेंडरी स्टेज में फिर आप उन विषयों का बाद में अध्ययन कर पाओगे, ठीक है। तो +4 आता है बाद में, 5+3+3+4 यानी क्लास आपकी 9th to 12, यानी आपकी जो एज होगी 14 से 18 के बीच में होगी। अब यहाँ पर आपकी जो स्किल है वो बेहतर होनी शुरू होंगी, क्रिटिकल थिंकिंग की अप्रोच है, फ्लेक्सिबिलिटी है, स्टूडेंट की सब्जेक्ट को लेकर जो चॉइस है वो यहाँ से ही आपको मौका मिलेगा कि आप ले सकते हो,
ठीक है। तो ये अब स्कूलिंग का जो स्ट्रक्चर है इस तरह से डेवलप किया गया, और पहले का जो स्ट्रक्चर था वो ओवरऑल था, उसमें कोई भी पैटर्न बहुत ज्यादा निर्धारित नहीं था। ओवरऑल बंडल के रूप में आपको दिखाई देता है कि 10 साल की स्कूलिंग है और उसमें भी 6 से 16 वर्ष तक की आयु को रख दिया गया है। उसके बाद फिर अगली 2 वर्ष आपको रखा गया है 16 से 18, जिसमें आप 11th और 12th कर लेते हो। तो इसको जो अब जो डिवाइडेशन है वो कहीं ज्यादा बेहतर है, कहीं ज्यादा साइंटिफिक अप्रोच से किया गया है, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप इस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे। अब इसमें देखिए स्कूल एजुकेशन की जो बात आती है, हम चाहते क्या है इस एजुकेशन पॉलिसी से, इसको समझ लीजिए, क्योंकि आपके सामने जब भी ऐसा कोई प्रश्न आएगा तो आपके पास जो सरकार के प्रयास है, क्या है, सरकारी जो प्रयास है उनके स्तर पर फिर आपको लिखना होगा उत्तर को, क्योंकि आप इसी के आधार पर अपना उत्तर फ्रेम करोगे। तो क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सलाइजेशन फ्रॉम एज 3 टू क्लास 10 बाई 2030। तो हम 2030 तक, कब तक, 2030 तक 3 वर्ष की उम्र से क्लास 10 तक के लिए 2030 तक लगभग मान के चलेंगे सभी स्तर पर हम एक समान शिक्षा को बना ले। मिशन टू इंश्योर लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल बाई 2025 एक मिशन शुरू किया गया है जहां पर साक्षरता को बढ़ावा देना और शब्द और अंकों का ज्ञान देना शामिल किया गया। आपने एक पहल के बारे में सुना होगा, निपुण, है ना। तो ये प्रोग्राम भी इसी के तहत शुरू किया गया है। अगला है कि बच्चा अपनी मातृभाषा में ही, इसमें अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा प्राप्त करे कक्षा 5 तक, जितना भी उसके लिए पॉसिबल हो सके। अगला है कि 21वीं सदी के हिसाब से जो नया सिलेबस है उसको डिजाइन किया जाए। जैसे कि आज आप देखते हो कि बच्चों को कोडिंग सीखनी चाहिए, तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सभी चीजें डेवलप होती जा रही हैं। अगर इन पर प्रयास नहीं किया गया तो आने वाले टाइम में हम बहुत बेसिक चीजों को सीख रहे होंगे जो हमें रोजगार से नहीं जोड़ पाएगा। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जो आपको रोजगार से भी जोड़ सके, आपकी जो वैल्यू सिस्टम है उसको डेवलप कर सके, ठीक है। और कम से कम आप राष्ट्र के लिए एक संसाधन बन सके, बोझ ना बने। तो शिक्षा को कुछ इस तरह से डिजाइन होना चाहिए, और वैसा ही प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। तो जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनको थोड़ा सा आसान बनाया जाएगा और रीडिजाइन किया जाएगा। आप लोगों को याद होगा जब आप 11th 12th में रहे होंगे तो आपके सामने एक परीक्षा का नाम आता था बोर्ड की परीक्षा है, कि भाई बोर्ड की परीक्षाएं देनी है। और कई सारे ऐसे विद्यार्थी रहे हैं, या आप में से कई लोग होंगे जिनको उस परीक्षा के नाम से बहुत भय होता होगा कि पता नहीं बोर्ड की परीक्षा में क्या होता होगा, एग्जामिनर क्या कराते होंगे, कितना टफ होगा। हालांकि थोड़ा बहुत टफ होता भी था, लेकिन उसको इजी किया जाएगा और जो भय है उससे आपको बाहर निकाला जाएगा। क्योंकि आप बोर्ड की परीक्षा दो या फिर उसके बाद की परीक्षाएं दो, आप कॉलेज लाइफ में हो या आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो या आप शोध कर रहे हो, इन सभी का मकसद ये नहीं है कि आपको एक प्रेशर के अंदर डाला जाए और कुकर में आपको तला जाए या कुकर में आपको उबाला जाए। बेसिक बात क्या है, आपके पूरे व्यक्तित्व का विकास इस तरह से किया जाए, आपको कुछ इस तरह से स्किल्स सिखाई जाए ताकि आप रोजगार परक अपनी लाइफ को बना सको, वैल्यू सिस्टम को ऐड कर सको, ठीक है, ताकि आप देश के लिए एक अच्छा और सुनहरा भविष्य बन सको। ये किसी भी शिक्षा का मकसद होना चाहिए उस देश के लिए। अब हायर एजुकेशन है उसको थोड़ा सा देखिए। इसमें क्या है, न्यू अम्ब्रेला रेगुलेटर फॉर ऑल हायर एजुकेशन एक्सेप्ट मेडिकल और लीगल कोर्सेज। तो आने वाले समय में जो भी हायर आपका एजुकेशन है 12th के बाद का, ठीक है, उसमें कोशिश ये की जाएगी कि एक अम्ब्रेला रेगुलेटर बनाया जाए, यानी एक ऐसी संस्था जो सभी तरह की परीक्षाओं को रेगुलेट करे, बशर्ते मेडिकल और लीगल जैसे टेक्निकल कोर्सेज को छोड़ दिया जाए। इसके अलावा फ्लेक्सिबल, होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी यूजी डिग्री फॉर 3 to 4 ईयर्स ड्यूरेशन, यानी कि 3 से 4 वर्ष की, कितनी, 3 से 4 वर्ष के लिए आपको जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो देने का प्रयास किया जाए, और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, ऐसा कोई बहुत टफ ना हो कि बहुत कड़े तरीके के प्रावधानों को लागू करके आपको डिग्री दी जा रही हो, ठीक है। अगला क्या है, 1 to 2 ईयर पीजी प्रोग्राम, नो एमफिल। अब आपको 1 से 2 वर्ष का पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम भी मिल जाएगा। और कॉलेज एफिलिएशन सिस्टम टू बी फेस्ड आउट इन 15 ईयर्स। जो कॉलेज को जोड़ने की बात आती है उस सिस्टम को हो सकता है कुछ समय में, अगले 15 सालों के अंदर हटा दिया जाएगा। जैसे आप देखते हो कोई कॉलेज है वो किसी यूनिवर्सिटी के साथ अटैच किया गया, एफिलिएट किया गया है, हो सकता है उस व्यवस्था को भी बदलने की बात आपको दिखाई दे। अब आज का जो टॉपिक है उसके हिसाब से एक विषय को यानी एक मुद्दे को समझ लीजिए। केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंधित एक केस हुआ था अभी हाल ही में। तो एनईपी 2020 के मुताबिक कक्षा 1 में जो प्रवेश की आयु है, ठीक है, जब उसको बढ़ा दिया गया, इन्होंने कह दिया कि 6 वर्ष होगा, 6 वर्ष के बाद ही आप प्रवेश
कक्षा 1 में दे पाएंगे किसी बच्चे को। तो कई ऐसे बच्चे होंगे जो 5 वर्ष में एनरोल हो रहे होंगे, कई ऐसे बच्चे होंगे जो 4 वर्ष में पढ़ रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनको 3 वर्ष का होने के बाद प्री जो स्कूलिंग है उसमें डाल दिया गया होगा। तो उनके अभिभावकों ने इस फैसले को चुनौती दे दी कि भाई अब तो फरवरी से आपने से लागू कर रहे हैं और हमारे जो बच्चे हैं उनकी फिर क्लासेस कैसे हो पाएंगी। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी और फैसले को बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा था। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको होगी कि कभी बीच में ऐसा हुआ है तो ऐसा नहीं कि विरोध नहीं हुआ है, विरोध भी खूब हुआ है। अब देखिए दिल्ली सरकार का जो निर्णय है वो क्या कहता है। ठीक है, तो एक मेमोरेंडम जो केंद्र सरकार ने जारी किए हैं, क्या है, मेमोरेंडम जो जारी किए हैं कि भाई सभी राज्य सरकारें, क्या, सभी राज्य सरकारें एक एक करके अपने राज्यों में जो नई व्यवस्था है उसके अनुरूप शिक्षा को ढालने का प्रयास करें। तो दिल्ली सरकार ने क्या किया, शैक्षणिक वर्ष के लिए जो वर्तमान दिशा निर्देश उनके पास मौजूद थे उनको बनाए रखने का निर्णय लिया है। और ये जो निर्णय है ये दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम DSEAR 1973 के मुताबिक उन्होंने बताया है कि भाई हमारे यहाँ ये जो एक तरीके से शिक्षा के नियम है हम उसके हिसाब से इन चीजों को चला रहे हैं। ये क्या कहते हैं, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जा सकता है और इसके मुताबिक ही ये चीज चल रही है, इसलिए आपको आज के समय ये टॉपिक पढ़ने को मिल रहा है। अच्छी बात है। देखिए करंट अफेयर्स की खूबसूरती क्या है, वो यही है कि जो भी मुद्दा आपका स्टैटिक में कहीं पड़ा होगा, करंट में कोई घटना होगी और वो उसको निकाल करके बाहर ले आएगा और आपको उसके साथ उसको सीख लेना है, समझ लेना है ना। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसके बारे में भी पढ़ना और समझना बहुत आवश्यक है। ये अधिनियम आखिर कहता क्या है ना। तो RTE अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु तक के शिक्षा की गारंटी देता है। कब से कब तक की गारंटी देता है, 6 से 14 वर्ष की आयु की शिक्षा कानूनी रूप से दी जाएगी। तो अब आपको एक बात थोड़ी सी स्पष्ट हो रही होगी, यहाँ पर भी 6 वर्ष लिखा है, ये 5 भी लिख सकते थे, 3 भी लिख सकते थे, 4 भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर 6 वर्ष लिखा है। इसका अर्थ हुआ कि कहीं ना कहीं इसमें भी ये बात निहित है कि 6 वर्ष की आयु में कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाए। और ऐसा भी कहा गया है कि जो बुनियादी शिक्षा है उसको लेकर गांधी जी के विचार भी ऐसे ही थे। अगर आप सार्जेंट आयोग को देखेंगे 1940s के अराउंड, तो कुछ वो भी ऐसी ही बातें करते थे। ठीक है, उनकी भी कुछ ऐसी ही बात की गई थी। इसके आधार पर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ ये व्यवस्था ज्यादा बेहतर होगी। इसके अलावा अगर आप एजुकेशन को देखोगे तो शिक्षा, एजुकेशन यानी शिक्षा भारत के अंदर एक मूलभूत अधिकार के रूप में दर्ज किया गया है। देखिए शिक्षा से जुड़ा हुआ जब भी कोई मुद्दा आएगा उससे जुड़े हुए कई सारी बातों को आपको क्लियर रखना होगा। तो एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इन इंडिया, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। ठीक है, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनके तहत भी ये चीज आती है। तो सुप्रीम कोर्ट का 1992 का एक निर्णय है जो राइट टू एजुकेशन इनहेरेंट टू राइट टू लाइफ एंड राइट टू इक्वालिटी, जो कहता है कि शिक्षा का अधिकार जीवन के अधिकार और समानता के अधिकार के मुताबिक है। ठीक है, समानता के अधिकार और शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत, यानी कि समानता के अधिकार और जीवन के अधिकार के अंतर्गत जो आपका शिक्षा का अधिकार है वो आता है। तो आपको दिखेगा आर्टिकल 21A, कौन सा, आर्टिकल 21A जो कि 2002 में लाया गया है। क्या लिखा है इसमें, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन of the age of 6 to 14 years in such manner as the state may determine by law। क्लियर हुआ आपको थोड़ा सा कि जो कानून है, कानून बना करके आपको जो प्रावधान है वो करने होंगे मुफ्त शिक्षा के। इसके मुफ्त शिक्षा के कौन करेगा, प्रावधान सरकार करेगी। आर्टिकल 21A ऐसा कहता है। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 उसके बाद लाया गया है। ठीक है, जो कि 2010 से फिर लागू हो चुका है। इसके आधार पर आपको दिख रहा है कि शिक्षा की जो व्यवस्था है और शिक्षा के जो सरकारी प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं, क्योंकि संविधान गारंटी दे रहा है। आपके मूलभूत अधिकार जिसे आप मौलिक अधिकार कहते हैं वो आपको गारंटी दे रहे हैं और उसके मुताबिक ही फिर बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलता है या भारत में दिया गया है। अब एक शोध की बात आती है, डेविड व्हाइटब्रेड, कौन है, डेविड व्हाइटब्रेड नाम एक शोधार्थी है या एक रिसर्चर है। ये बताते हैं कि औपचारिक साक्षरता पाठों को शुरू में यानी कि शीघ्र प्रारंभ करने से पढ़ने का जो विकास है उसमें सुधार नहीं होता और ये हानिकारक हो सकता है। यानी कुछ लोग, यानी कि कई माँ बाप या अधिकतर हम कहें भारतीय समाज में जो माँ बाप हैं
वो ये मानते हैं कि बच्चा जब बोलने की स्थिति में आ जाता है, चीजों को समझने लग जाता है, तो हमें उसको स्कूल में भेज देना चाहिए और उसकी शिक्षा जितनी जल्दी से जल्दी प्रारंभ हो जाए उतना अच्छा है। और शिक्षा भी ऐसी नहीं कि जाकर के खेल कूद रहा है, उसको किताबों का ज्ञान कराया जाना चाहिए। लेकिन इनकी शोध क्या बताती है कि शुरू में तो अच्छा लग रहा है, बच्चा आपको लग रहा है जल्दी जल्दी रट रहा है, जल्दी क्लासेस पास कर रहा है, लेकिन ये आने वाले समय में उसकी जो पढ़ने की गति है, जो चीजों को समझने का एक तरीका है, उसको प्रभावित करता है। तो वैश्विक अध्ययन बताता है कि पढ़ने की उपलब्धि और स्कूल में प्रवेश की उम्र के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है। जापान में अगर आप देखोगे तो 6 वर्ष के बाद ही कक्षा 1 में प्रवेश करने की बात आती है। अगर आप पूर्वी एशियाई देशों में देखोगे वहां पर भी कक्षा 6 के बाद ही प्रवेश की बात करते हैं। लेकिन अगर आप यूएसए और ब्रिटेन में देखते हो या यूके में देखते हो, वहां पर 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी क्लास 1 में एडमिशन मिल जाता है। अगर आप स्कैंडिनेवियाई देशों में देखते हो, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में, जो कि अक्सर हर इंडेक्स में बहुत आगे रहते हैं, वो 7 वर्ष के बाद, कब, 7 वर्ष के बाद इस तरह की शिक्षा से जुड़ने की बात करते हैं, क्लास फर्स्ट में जाने की बात करते हैं, पहली क्लास में। अब वहां पर देखिए कुछ बात ऐसी भी है कि जो सरकार है, सरकार बच्चों को कई तरह की सहायताएं और सुविधाएं देती है जिसमें माता पिता के ऊपर बर्डन नहीं होता। लेकिन यूके और यूएसए जैसे देश है, वहां पर सरकार इतना ज्यादा खर्च नहीं कर पाती। ये भी एक बड़ी वजह इसमें बताई गई है। तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य क्या है? पूर्वी एशिया और अधिकांश यूरोपीय देश प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की आयु को, प्राथमिक विद्यालय वही कक्षा 1 की बात है, 6 वर्ष मानते हैं कि भाई 6 वर्ष के बाद ही प्राथमिक विद्यालय में बच्चे को जाना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि 7 वर्ष में जो है स्कैंडिनेवियाई देश ऐसी बात करते हैं, क्योंकि सार्वभौमिक बाल देखभाल, इस शब्द को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, सार्वभौमिक बाल देखभाल की उपलब्धता इनके पास है, लेकिन इनके पास इतनी नहीं है क्योंकि बहुत खर्चीली व्यवस्था है। खर्चीली व्यवस्था का मतलब, जैसे आप देखते हो कि बुजुर्गों के लिए जो स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर सरकार मुफ्त में वृद्धाश्रम बना दे, मुफ्त में उन लोगों को रहने का, जीवन यापन की सुविधाएं दे, सरकार तो पेंशन भी दे, सरकार उनको बीमा भी दे, सब कुछ दे। तो भारत जैसे विकासशील देश में ये इतना संभव नहीं है। यूएसए जैसे देशों में ये बहुत महंगा है। लेकिन स्कैंडिनेवियाई देशों में अगर आप देखोगे तो सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा सामाजिक सुरक्षा के उपाय किए गए हैं। एक बड़ी व्यवस्था है जो उनको डेवलप्ड कंट्रीज के रूप में सामने रखती है और कई सारे इंडेक्सेस में बहुत ऊपर रखती है। हालांकि इसका एक संबंध पॉपुलेशन से भी है, इसलिए अगर आप देखोगे जब भी कभी सोसाइटी का कोई मुद्दा सामने आएगा, कौन सा, सोसाइटी का कोई मुद्दा आपके सामने आएगा, तो वो हमेशा ही पॉपुलेशन से प्रभावित होगा। यानी कि आपके देश में रहते कितने लोग हैं। मान लीजिए आपका एक देश है जहां पर सिर्फ 100 लोग रहते हैं, तो 100 लोगों के हिसाब से व्यवस्था करना ज्यादा आसान होगा, है ना। वही एक देश है जहां पर 1 लाख लोग रहते हैं, तुलनात्मक रूप से 100 और 1 लाख का अंतर समझ लीजिए। मैं थोड़ा और व्यवहारिक होकर आपको बताऊं तो आपके घर में अगर 4 मेहमान आए हैं, उनको मैनेज करना आपके लिए आसान होगा या 400 मेहमानों को, है ना। तो आप समझ पा रहे हो अगर 4 लोग हैं तो आप उनके लिए आसानी से कुछ भी उपलब्ध करा दोगे, 4 तरह की मिठाइयां ले आओगे, 4-5 तरह के रसगुल्ले वगैरह खिला करके, नमकीन, मिठाई, बिस्किट, खूब अच्छे से उनका स्वागत करोगे, रुकने की व्यवस्था अच्छे से करवा दोगे। लेकिन जहां 400 लोग आएंगे, मैं कह रहा हूँ 400 छोड़िए, 40 कर दीजिए, 40 लोग भी आ गए तो आपके पास उन्हें बिठाने के लिए, उनको खिलाने के लिए, इतनी सारी व्यवस्था करने के लिए खर्च बढ़ जाएगा। अगर व्यवस्था है तो कर पाएंगे, नहीं व्यवस्था है तो कम व्यवस्था के तहत मैनेज करने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसा ही सरकारें देश के स्तर पर करती हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि क्यों हमारे देश में जनसंख्या आने वाले समय में एक समस्या बन सकती है अगर हमने आज के समय अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा नहीं उठाया, हमने अपने जनसंख्या को लाभांश में नहीं बदला। हमारे पास युवा जनसंख्या है, युवा जनसंख्या होने का अगर नकारात्मक प्रभाव देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बेरोजगार जनसंख्या भी ज्यादा है। ठीक है, जो रोजगार मांग रही है लेकिन हम रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि रोजगार केवल सरकार के स्तर पर उपलब्ध होगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी मौजूद होने चाहिए। रोजगार से स्वरोजगार की भी बात आती है, स्वरोजगार के अवसर होने चाहिए, पूंजी होनी चाहिए, लागत होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें एक साथ मिल करके फिर किसी व्यक्ति को रोजगार से जोड़ने लायक बनाती है, जिसमें शिक्षा का भी सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो शिक्षा की बात आपके सामने चल रही है कि हम कब बच्चे को पहली क्लास में भेजना शुरू करें। निष्कर्ष क्या है? देखिए, दिल्ली स्कूल में प्रवेश की जो आयु है, विसंगति है, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के साथ तालमेल बिठाने पर चल रही जो बहस है उस पर प्रकाश डालती है। यानी कि दिल्ली की जो शिक्षा है वो थोड़ा अलग है, वो 5 वर्ष या 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को प्रवेश दे रही है। और एनईपी क्या कह रही है
कि आप 6 वर्ष के बाद प्रवेश दीजिए। इसमें तालमेल बिठाना होगा, देखना चाहिए कौन सा उपाय बेहतर हो सकता है, या दिल्ली की जो सरकार है उसको इस पर एक बार फिर से मिलकर केंद्रीय मंत्रालयों से या नीति निर्माताओं से विचार करना चाहिए। अगला क्या है, प्रभावी शिक्षा नीतियों के लिए वैश्विक मानक। शोध की जो रिसर्च बताती है या रिसर्च के अंतर्गत जो इंसाइट मिलती है उसके हिसाब से फिर हम मैनेज करें तो ज्यादा बेहतर है। और ऐसा नहीं कि केवल विदेशों में जो हो रहा है उसके हिसाब से ही चीजों को अपनाएं, बल्कि अपने देश के हिसाब से जो हमारे देश के लिए भी बेहतर है, जो हमारे देश में लोगों का स्तर है, पढ़ाई से जुड़ने की स्थितियां हैं, बच्चों के स्कूल ड्रॉप आउट जो रेशियो है, या हम कहें ग्रामीण क्षेत्रों में जिस हिसाब से बच्चे पढ़ते हैं, उन सभी को मिला करके फिर एक निष्कर्ष हमें निकालना पड़ेगा, उसके हिसाब से पॉलिसी को डिजाइन करना पड़ेगा। तो एक देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो 2020 में आपसे पूछा गया है, क्या कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सतत विकास लक्ष्य 4 2030 के अनुरूप है। इसका उद्देश्य भारत में शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन और पुनरुद्धार करना है। इसका आपको समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है। 2020 का देखिए सवाल है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी, 2020 में आई थी। अब इसके जो मुद्दे निकलेंगे, क्या निकलेंगे, मुद्दे निकलेंगे जो इससे क्लैश करेंगे, उस पर सवाल पूछे जाने की संभावना आपके सामने बनेगी। जैसा कि मैंने इस सवाल पर बात की है कि क्या क्लास 1 में एडमिशन लेने के लिए 6 वर्ष की उम्र को पूरा करना अनिवार्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में आपको कुछ कथनों पर विचार करना है। क्या कहते हैं कथन, इसका लक्ष्य यानी शिक्षा नीति का लक्ष्य 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात यानी जीईआर को 50% तक बढ़ाना है। दूसरा क्या कहता है, यह कई निकास विकल्पों के साथ 4 साल के स्नातक कार्यक्रम की शुरुआत की संस्तुति करता है। ठीक है, कई निकास विकल्पों के साथ 4 साल के स्नातक कार्यक्रम की शुरुआत की संस्तुति करता है। तीसरा कहता है कि यह एक राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए की स्थापना का प्रावधान करता है या प्रस्ताव करता है। और चौथा कहता है कि यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के स्थान पर उच्च शिक्षा अनुदान परिषद यानी HEGC नामक एक नई नियामक संस्था की शुरुआत करने की सिफारिश करता है। अब देखिए ये जो सवाल है या फिर जो जो स्टेटमेंट है आपको इस टॉपिक में नहीं मिलेंगे जो मैंने पढ़ाया है, आपको अलग से थोड़ा सा समझना है, थोड़ा रिसर्च कीजिए, एनईपी को पढ़िए, क्योंकि एनईपी पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन पॉलिसी है, नई आई है, और अभी तो क्या ही कहें इतनी नई नहीं है क्योंकि 2-3 साल बीत चुके हैं, लेकिन क्या प्रावधान है जिस पर इश्यूज बन रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से फिर आपको इसे तैयार करना है। ठीक, तो पढ़ते रहिए। आज के टॉपिक को यहीं विराम देंगे, आने वाले समय में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। कोई सवाल है आपके मन में पूछ लीजिए, और जो स्पेशल क्लासेस हैं वो कल से या मंडे से शुरू हो जाएंगी, तो वापस से करंट अफेयर्स को सीखने के लिए वो क्लासेस बहुत जरूरी है। रिवीजन बैचेस वहां पर आपको मिलने वाले हैं जहां पर पूरे साल का करंट अफेयर मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, तो उस क्लास को जैसे ही शेड्यूल होंगी आप जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।